आज हम लोग प्रत्यास्था जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ठोसों का जो व्यवहार है तुम्हारा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जो प्रत्यास्था हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, उसमें उसका फार्मूला वगैरह पढ़े थे, जो कि याद होगा। जिसको फिर से एक बार अगर रिमाइंड करें फार्मूला को, तो यंग गुणांक के बराबर क्या आता था तुमको? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो इस पर आधारित कुछ उदाहरण है हमारे एनसीईआरटी बुक में, उसको पहले हम लोग बना सकते हैं। तो जो पहला उदाहरण है इस अध्याय का, जो कि एनसीईआरटी का तुमको, उसको पहले देख लेते हैं हम लोग। पहला नंबर उदाहरण है दिया हुआ। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी उदाहरण का पहला नंबर क्या है तुम्हारा इस चैप्टर का? ठोसों का यांत्रिक गुण। तो उसमें पहला उदाहरण क्या है, पढ़ो। इसमें एक सरल इस्पात की छड़ की त्रिज्या 10 मिलीमीटर तथा लंबाई, त्रिज्या मतलब आर हो गया, इसको नोट डाउन करते हैं, 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है। तथा लंबाई 1 मीटर, लंबाई एल बराबर 1 मीटर है। ठीक है। 100 kN का 100 किलोमीटर का बल लग रहा है। 100 किलोमीटर, के एम किलोमीटर, तो किलो को बदल देगा तो 100 गुना 10⁻³ हो गया मीटर, इतना बल हो गया। और 10 मिलीमीटर है यहाँ त्रिज्या, 10 मिलीमीटर को भी मीटर बदल दो यहाँ पर, 10 गुना 10⁻³ मीटर बराबर 10⁻² मीटर कर सकते हो। त्रिज्या हो गई, इसका क्षेत्रफल निकालने के, त्रिज्या दिया हो तो पाई स्क्वायर। तो हाँ ठीक है, तो क्या निकालना है इसका? का एक बल F इसको लंबाई की दिशा में त्वरित करता है। ठीक है। तो इसका क्या निकालना है? प्रतिबल बताएंगे पहला। तो प्रतिबल बराबर क्या फार्मूला होता है, याद होगा तुमको। एक नंबर लिखेंगे, ए नंबर। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो देखो बल दिया हुआ, क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे यहीं पर। तो बल है 100 इंटू 10⁻³ मीटर, 100 इंटू 10⁻³ मीटर, ऐसा ही मात्रक में। और ये हो गया त्रिज्या तुम्हारा दिया था, क्षेत्रफल है पाई गुना आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा? 10 मिलीमीटर था, तो 10⁻² आए, 10⁻² का होल स्क्वायर। अब पाई का मान कितना रख देंगे? 22/7, इतना हो गया तुम्हारा। मीटर था तो मीटर स्क्वायर हो गया ये, इतना। तो ये तो तुम्हारा हो गया 100 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻³ बाई 3.14, ये हो गया तुम्हारा। तो 100 इंटू 10⁻³ बाय 22/7 या 3.14 गुना 10⁻⁴। तो 4 3 7 पावर हो गया, और 7 और 100/3.14। तो कितना आंसर दिया हुआ, कितना न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर का उत्तर है? 3.18 गुना 10⁻8 10⁻8 पर मीटर स्क्वायर। देखो आ जाएगा लगभग, जैसे इसका जो है 100 है ना, इसका एक जीरो को इधर लो, 10 इधर रखो, 3.14 10 करके लगभग 3.18 आ जाएगा। और इस पर कितना पावर हो गया? पावर को मैच कराओ, देखो 3 पावर 1 4 पावर हो गया। और नीचे से कितना जाएगा? 4 पावर, 4 4 8 पावर, ये वेक्टर है। ठीक आ गया। समझ गए कैसे कैलकुलेशन करना है? 10 में अगर 3.14 से डिवाइड करेंगे 3.18 आ जाएगा। और पावर ऊपर कितना होगा? 3 1 4 पावर ऊपर हो गया, नीचे से 4 जाएगा, 4 4 8 पावर। ये तुम्हारा प्रतिबल आ गया। दूसरा पार्ट में क्या निकालना है? विस्तार कितना होगा? तो याद होगा यंग गुणांक से अब बनेगा बी नंबर। चलिए, तो यंग गुणांक का फॉर्मूला याद होगा, y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल तो हो गया तुम्हारा, तो y बराबर हो गया, तो विकृति बराबर हो गया प्रतिबल बटे यंग गुणांक। तो प्रतिबल तो हमारा आ चुका है, और यंग गुणांक का मान हमें दिया हुआ, प्रतिबल बटे y मतलब यंग गुणांक। ये हो गया यंग गुणांक स्टील का तुम्हारा, जो कि कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 गुना 10⁻11। और ऐसे टेबल भी एक दिया हुआ, वहां से भी तुम डाटा ले सकते हो। तो डेल्टा एल बटे एल, विकृति को क्या लिखते हो? डेल्टा एल बटे एल लिखते हैं। तो थर्ड पार्ट में से विकृति भी निकालना है, तो विकृति थर्ड पार्ट का पहले आंसर निकाल लो, उसके बाद उसको कर देना। चलो, तो बल कितना निकलेगा? 3.18, प्रतिबल का मान मेरे पास है 3.18 इंटू 10⁻8 बाय तुम्हारा क्या हो गया? इसका प्रतिबल हो गया बटे यंग गुणांक का है मान तुमको 2 गुना 10⁻11, 2 गुना 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक इसका नहीं होता, दोनों का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं आएगा। तो इसका मान आ जाता है तुमको, ये विकृति का मान है। जो तीसरा पार्ट है तुम्हारा, उसका आंसर आ जाएगा। एल का मान से कितना दिया होगा? लंबाई कितना है इसका छड़ का? 1 मीटर। हाँ 1 मीटर
1 मीटर, जो आएगा वही उत्तर किया जाएगा। तो डेल्टा एल बराबर क्या होगा तुम्हारा, तो एल को इधर से गुना कर देंगे 1 से, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा दिस मच इंटू 1, ये बटा डेल्टा एल इज इक्वल टू हो गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू 3.18 इंटू 10 पावर 8 बाय 2 इंटू 10 पावर 11 इंटू 1 मीटर। तो ये मीटर में रहेगा कि मीटर, जिसका मात्रक नहीं था ये मीटर में आ गया, तो इतना मीटर में आएगा तुम्हारा। अब इसका कैलकुलेशन अगर कर लें 3.18 बाय 2 तो 1.59 हो गया कट के। और पावर को देखें, पावर क्या है तुम्हारा, ऊपर में हो गया तुम्हें 10 पावर 8 है, नीचे 11 -3 हो गया, तो 1.59 इंटू 10 पावर -3, 1.59 इंटू 10 पावर -3 मीटर, मतलब इतना मिलीमीटर कर सकते हो। 1.59 मिलीमीटर का क्या होगा तुम्हारा, उसमें वृद्धि होगा। और जहां तक विकृति की बात है, सी नंबर जो अगर कहें तो सी नंबर तो विकृति बराबर क्या होता है तुमको, डेल्टा एल बटे एल। तो डेल्टा एल आपका आ गया 1.59 इंटू 10 पावर -3 मीटर बाय 1 मीटर, तो यही हो गया हमारा क्या चीज 1.59 इंटू 10 पावर -3 विकृति हो गया तुम्हारा। और विकृति को अब जैसे कि तुम्हारे बुक में प्रतिशत के रूप में दिया है, तो प्रतिशत के रूप में देगा तो 100 से गुना कर दिया, तो विकृति बराबर हो गया तुमको 1.59 गुना 10 पावर -3 और गुना 10 पावर 2 प्रतिशत में कर सकते हो, तो 0.159 प्रतिशत, ये तुम्हारा हो गया इसका प्रतिशत हो गया 0.16% तुम्हारे बुक में आंसर है, ये तुम्हारा निकल गया। तो जाहिर है देखो क्या किए इसमें, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं तुमको, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जिसपे तुम क्वेश्चन को बना सकते हो। पहले दिया हुआ है एक तुमको छड़ का जो है त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या को 10 मिलीमीटर दिया, उसको मीटर बदल दिया तुमने, और उसके बाद दिया हुआ है तुम्हें लंबाई दिया हुआ है उसका, और कितना न्यूटन का बल लग रहा है 100 किलोमीटर, किलो को 1000 से गुना कर लिया तो मीटर में आ गया। प्रतिबल बराबर तो बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब है जब वृत्ताकार है तो वृत्ताकार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसका मान रख दिया तुमको प्रतिबल निकल गया। उसके बाद तुमको लंबाई में कितना वृद्धि होगा उसके लिए फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला यंग गुणांक इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति, विकृति का मतलब डेल्टा एल बटे एल, डेल्टा एल का मान यहां पे निकाल दिया गया, और उसका विकृति बराबर डेल्टा एल बटे एल, इससे विकृति का मान आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या होगा हमारा सॉल्व हो गया। और इस तरह के बहुत से प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा भी रहता है, जिसको तुम करके आराम से इसमें कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी, क्वेश्चन भी हल्का ही रहता है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो इसके ऊपर। और बहुत से यंग गुणांक पर ही अधिकांश क्वेश्चन है, विरूपक प्रतिबल, विरूपक विकृति, उन सब पर कम ही प्रश्न दिया गया है। आयतन प्रतिबल, आयतन विकृति, ज्यादातर प्रश्न यंग गुणांक पर ही आधारित है। दूसरा भी तुमको जो दिया हुआ है थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है, सेकंड नंबर उदाहरण जो है तुम्हारा, जिसमें है कि दो छड़ है, दो तार को एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिया, एक तांबा का है एक स्टील का है, और दोनों को एक दूसरे से ज्वाइंट करके क्या कर दिया, ऊपर से लटका दिया है। एक छत से दो तार को लटका दिया, दोनों की लंबाई दी हुई है, दोनों का विपरीत काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और एक लोड नीचे से लटका दिया, उस लोड का मान नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। यंग गुणांक का जहां तक मान है प्रश्न तो नहीं दिया हुआ, लेकिन वहां पर तुम्हारे बुक में एक टेबल दिया हुआ है, वहां पर बहुत से पदार्थ का यंग गुणांक का मान दिया हुआ है, और उन यंग गुणांक जो मान दिया है इंटू 10.9 ऊपर लिख दिया मात्रक में ही, तो मात्रक तुम वहां से मान सबका ले सकते हो। और इस तरह से उसका मान लेकर के हम लोग को लोड का निर्धारण करना है। जैसे क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं, एनसीईआरटी का उदाहरण दूसरा ऐसा दिखाएगा, ठोस के यांत्रिक गुण का, एनसीईआरटी उदाहरण नंबर 2। इसमें दिया हुआ है एक फिगर कुछ ऐसा हुआ, जैसे यहां से एक जो है तुमको छड़ है, मान लो एक तांबा का हो गया, और एक तुमको मतलब थोड़ा सा मोटा पतला, मोटा तो मोटाई दोनों का बराबर है, ऐसे थोड़ा सा दिखाने के लिए अलग अलग टाइप का दे दो, और यहां से है, यहां से यहां तक मान लो एक कॉपर का है और ये स्टील का है, और इसमें एक लोड लटका दिया गया, एक वजन क्या कर दीजिए यहां पर, इसको लटका दीजिए, इतना वेट लोड यहां लटका दिया, तो दोनों का तार में कुछ कुछ वृद्धि होगा, कुछ कॉपर में वृद्धि होगा कुछ, लेकिन लोड तो दोनों में सेम रहेगा। तो लोड से मतलब कुछ ये इसमें कॉपर में वृद्धि और कुछ स्टील में वृद्धि होगा, दोनों के वृद्धि का जोड़ दे दिया है शायद 0.7 मिलीमीटर, क्वेश्चन 0.7 मिलीमीटर। तो ये क्वेश्चन है
कि इसमें कितना, मतलब इसका जो तुमको निकालना है कि इस लोड का मान कितना था। तो देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि पहले फॉर्मूला बनाते हैं, y बराबर क्या था, लोड F जिसको कहते हो, F बटे A इंटू डेल्टा L बटे L, विकृति को लिख देते हैं। तो डेल्टा L का क्या सूत्र बन गया, पहले डेल्टा L का सूत्र बना लो पहले एक, फिर दोनों का अलग कर देंगे, F इंटू क्या होगा तुम्हारा, L चल गया ऊपर तो है ही, FL बटे A गुना Y, ऐसा सूत्र हो गया तुम्हारा। और एक बार इसमें जो F का मान दोनों में सेम है, क्षेत्रफल भी दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों का व्यास जो रखा गया, व्यास या त्रिज्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, त्रिज्या दिया हुआ, तो क्षेत्रफल क्या होगा तुमको, दोनों का समान है। तो दोनों का जो तुमको है y का मान टेबल से लेना है, यंग गुणांक का, और लंबाई दोनों का अलग अलग है। तो इस तरह से पहले एक व्यास दिया हुआ है, व्यास का मान ले लेंगे, तो व्यास का मान से निकाल देंगे इसका मान। अब देखो यहाँ पर डेल्टा L एक बार स्टील का निकाल लेंगे, एक बार कॉपर का, दोनों का जोड़ हमें दिया हुआ है। तो डेल्टा L पहले लिख लेते हैं कॉपर का, CO कॉपर का, और डेल्टा L स्टील का ले लो। दोनों का सम कहा 0.7 मिलीमीटर, है ना, 0.7 मिलीमीटर, दोनों का जोड़ है, दोनों का लंबाई में वृद्धि। इसका देखो एक बार जब कॉपर का देंगे तो यहाँ पर जो सूत्र देंगे F, तो वही F निकालना ही है, तो F का मान मेरे पास नहीं है। कॉपर का L बोल सकते हैं, लंबाई 106 मीटर, हाँ 106 मीटर कॉपर का है सर। अब बटे A है तुम्हारा पाई गुना कितना, व्यास दिया हुआ है कितना, व्यास 3.0 मिलीमीटर, 3 गुना 10⁻³ व्यास लेंगे, तो त्रिज्या के 2 से भाग करो तब ना, 3 गुना 10⁻³ हो गया, तो व्यास का व्यास बटे 2 हो गया, क्या चीज का, त्रिज्या, और गुना यंग गुणांक जो है कॉपर का, तुम टेबल से लोगे तो 110 गुना 10⁻9 है, 110 गुना 10⁻9, ये हो गया तो किसका हो गया, कॉपर में लंबाई वृद्धि प्लस, अब स्टील में आते हैं, इसमें भी F रहेगा, और L है इसका 2.2 मीटर, ठीक है, और व्यास दोनों का समान ही है, तो 3 इसका भी हो सर, 3 कुछ मिलीमीटर ना, 3 गुना 10⁻³ बटे 2 व्यास था, इसको त्रिज्या बनाया इसका होल स्क्वायर, और इसका यंग गुणांक होता है 200 गुना 10⁻9, ठीक है, और बराबर क्या होगा तुमको 0.7 गुना 10⁻³ ये एक समीकरण बन गया मेरा, 0 इतना मीटर, ये तुम्हारा समीकरण बना। इसको हल करके हम क्या करें, इसमें F कॉमन है मेरा, या जो जो कॉमन है उसको कॉमन ले सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो कैलकुलेशन करने के क्या कर देंगे, F कॉमन ले सकते हैं, ले लो, F बटे A का मान जो है पाई गुना और 3 बटे 2 मतलब 1.5 हो गया, अब गुना 10⁻³ है, तो पाई गुना क्या होगा तुम्हारा 3 बटे 2 मतलब 1.5 स्क्वायर 2.25 इंटू 10⁻⁻6 -6 हो गया, और -6 इंटू 10⁻9 है यहाँ पर, तो चलो तो पूरा कैलकुलेशन 10⁻³ ले लो, चलो 9 वहां है वो रह गया, और इधर 200 110 रह गया, तो ऊपर क्या बच गया मेरा, F कॉमन है ही, L बच गया तुम्हारा कितना, ये 1.6 अब बाय 110, यही बचा तुम्हारा बाय 110, 1.6 बाय 110 बचा। 10⁻9 को हम ले चुके, देखो कहां पर 10⁻9 का कैसे यूज किया, 10⁻9 था, यहाँ पर 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 होता, तो 10⁻³ कर लिए, यही बात इधर भी रहेगा। देखो यहाँ F तो कॉमन हो चुका है, L कितना मिला 2.2 रहेगा यहाँ पर, बटे यहाँ पर रह गया तुमको एक 200 रह गया, या 2.2 बटे कितना रह गया इसका 200 बराबर 0.7 गुना 10⁻³ तो यहाँ भी 10 पावर, देखो यहाँ पे 3 है तो ऊपर जाएगा, ये भी क्या होगा -3, दोनों कट गया -3 पावर, ये जो पावर है तुम्हारा दोनों क्या हो गया तुम्हारा, या इसको इधर मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो गया तुम्हारा, यहाँ 10⁻³ इधर भी है, 10⁻³ उधर भी है, दोनों क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया। तो F बराबर क्या होगा तुम्हारा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, F मेरा आ जाएगा F बटे और क्या होगा तुमको पाई है, ये पाई गुना 2.25, और ये तो 10⁻³ क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, पाई गुना क्या होगा तुमको, पाई का मतलब 3.14 ना, और गुना पाई गुना कितना था तुमको 2.25, 3.14 इंटू 2.25 यही बचा, और ये 10⁻³ तुम्हारा वहां से क्या होगा कैंसिल हो चुका है, और इसको कैलकुलेट कर देते हैं कितना बाय कितना इसका 1.6 बाय 110, तो 110 को तो लघुत्तम ले लो 200 और 110 का हो गया 200 और 110 का लघुत्तम है 2200 हो गया, ये कितना हो गया 2200 हो गया, इसका कौन सी लघुत्तम
2200, 110 से भाग करेंगे कितना हो गया तुम्हारा 20 बचा। 20 गुना 1.6, 20 गुना 1.6 मतलब 32, 20 गुना 1.6 कितना हो गया तुमको 32। इसमें बचा 11 गुना कितना हम पढ़ रहे हैं 2.2, 11 गुना 2.2 तो 11 गुना 2.2 ना, तो 11 गुना 2.2 तो 2.4, 11 गुना 2.2 तो 24.2, कितना हो गया 24.2 हो गया, 24.2 हो गया और बराबर कितना 0.7 बचा, तो पावर इसका कितना हो गया। अब f का मान क्या आ जाएगा मेरा, आ जाएगा, इसको यहाँ पे इधर रख देंगे, कितना न्यूटन का बल है वो अब लिख देते हैं आंसर। f इक्वल टू, इसको इधर गुना कर देगा, इतना कैलकुलेटर कर लेगा, f इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आंसर है f बराबर 2.5 क्या न्यूटन, हाँ 2.5 प्लस नहीं क्या मात्रा होगा सबसे नीचे, सबसे आंसर होगा लोड 1.8 गुना 10 पावर 3 न्यूटन, 1.8 गुना 10 पावर 2 न्यूटन। हाँ चलो 180 का आसपास आ जाएगा ये, तो कैलकुलेशन कर लेगा, इसको समझा। एक तीसरा एक उदाहरण है तुमको जिसमें कैलकुलेशन भी लगभग कर दी थी, इसमें f का मान भी इधर खाली गुना करने के लिए बचा, तुम करके देख लोगे आ जाएगा आंसर तुम्हारा। तो कैलकुलेशन कैसे कैसे कॉमन लिए देखो, कैलकुलेशन भी आसान पड़ा, उसमें दोनों का मतलब एक बार स्टील का निकाल लिए, एक बार कॉपर का, और दोनों का जोड़ क्या कर दिया, मेरे पास क्वेश्चन दिया तो उससे जो है जो लोड कितना लगता है कितना न्यूटन का वो पता चल गया। अब एक तुम्हारा फिगर दिया हुआ है, एक आदमी के पैर के ऊपर जो एक सर्कस में बहुत सा लोड वगैरह रखा हुआ है, तो कुल सब मिला के लोड 280 किलोग्राम है, जिसमें उस आदमी का वजन है 60 किलोग्राम। तो 60 किलोग्राम के कारण तो जो उसका जो जितना पैर का हड्डी है, जितना सिकुड़ना है वो तो सिकुड़ा हुआ ही रहता है। तो एक्स्ट्रा लोड कितना हुआ आपका, एक्स्ट्रा लोड 280 किलो टोटल मिला करके है दिया हुआ, जो फिगर दिया हुआ फिगर देख सकते हो बुक का तीसरा क्वेश्चन के लिए 280 किलोग्राम है तुमको पूरा लोड मिला करके, और 60 किलोग्राम है उस आदमी का, तो उसके कारण उसका हड्डी जितना दबना है वह तो उसका दबा हुआ ही है, तो एक्स्ट्रा लोड कितना आया है 220 किलो आया है। तो उसके कारण हड्डी कितना उसका दबेगा, तो हड्डी का भी अपना एक प्रत्यास्था गुणांक होता है, तो हड्डी का प्रत्यास्था गुणांक कैसे तुम्हारे टेबल में दिया हुआ है 9.4 दिया हुआ है इंटू 10⁹, लेकिन तुमको हड्डी का जो यहाँ पर तुम्हारे जो सॉल्यूशन जो यूज किया है उसमें 8.4 इंटू 10⁹ का यूज किया है। तो यहां पर मान ले लेते हैं, तो सेम यहां भी वही है सिचुएशन, वही उसी फॉर्मूला बनेगा। एनसीईआरटी का उदाहरण 3 लेते हैं, एनसीईआरटी उदाहरण 3। तो इसमें क्या है तुमको इस उदाहरण में कि यहां पर दिया हुआ है एक हड्डी पर एक्स्ट्रा लोड कितना आया, एक्स्ट्रा लोड जो आया बराबर 280 माइनस 60 और गुना जी हो गया, जी का मान 9.8 लेंगे तो 220 गुना 9.8 न्यूटन, और 220 गुना 9.8 तो 2200 में घट गया 0.2, 2200 में 44, तो 2156 न्यूटन हो गया। ये एक्स्ट्रा लोड आया, ये 2 लेग पर आया, तो एक एक्स्ट्रा लोड प्रत्येक फीमर पर, फीमर हड्डी का नाम है, फीमर पर लोड, प्रत्येक फीमर पर भार कितना हो गया 2156/2 हो गया 1078 न्यूटन आ गया। एक हड्डी पे इतना वजन आया, और हड्डी का तुमको त्रिज्या दिया हुआ है, या क्या क्या दिया हुआ हड्डी का लोड अच्छी निकालना पड़ेगा हमको, कितना दबेगा उसका त्रिज्या दिया हुआ है हड्डी का, लंबाई दिया 0.5 मीटर है, तो लंबाई L बराबर क्या है, हड्डी की लंबाई 0.5 मीटर है, और क्या दिया हुआ त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। डबल निकाल लेते हैं, पाई गुना 2 सेंटीमीटर, 2 गुना 10⁻² का होल स्क्वायर, तो पाई गुना 4 गुना 10⁻4, 3.14 गुना 4 गुना 10⁻4 मीटर स्क्वायर, तो 1.256 गुना 10⁻3 मीटर स्क्वायर हो गया, 1.256 गुना 10⁻3 मीटर, यही होगा सब। तो अब निकालना है तुमको कितना दबेगा, डेल्टा एल निकालना है यंग गुणांक, तो y बराबर क्या होता है तुम्हारा f इंटू एल बाय
ए इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल निकालना है, ऊपर यहां के लेके चल जाओ, एफ इंटू एल बाय ए गुना वाई। एक पर आया भार 1078 मीटर का, लंबाई है 0.5 मीटर, क्षेत्रफल ये है तुम्हारा 1.256 गुना 10⁻³ और यंग गुणांक का मान है तुमको दिया हुआ 8.4 इंटू 10⁹ या 9.4 इंटू 10⁹, जो भी तुम्हारा सुटेबल हो, जिससे उत्तर आ जाए। इतना क्या है तुम्हारा मीटर, इतना दबेगा, इतना आंसर है। दैट्स इक्वल टू, तीसरा का आंसर कितना मीटर है? हाँ वाई नहीं, आंसर तो है निकालना, कितना दबेगा लास्ट 1.26 मीटर, 1.26 मिलीमीटर, ये उत्तर है तुम्हारा जवाब। आई थिंक आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा फिर उदाहरण था यहाँ पर, इसको बता दिए। अब हम लोग जो आगे का थ्योरी है इस लेक्चर में हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये सब एक ही फॉर्मूला बनाओगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बनाओगे। जहां दिक्कत है राइट ऐप के माध्यम से कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। तो ये जो तुम्हारा है दिया हुआ टॉपिक है। अब है टॉपिक तुम्हारा यंग का प्रत्यास्था गुणांक के बाद है तुम्हारा यंग का प्रत्यास्था गुणांक की पढ़ाई कर चुके हैं। तो एक देख सकते हो तुमको प्रतिबल विकृति का जो तुमको है व्यवहार, प्रतिबल विकृति वक्र के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे उसका प्रतिबल विकृति वक्र मतलब प्रतिबल विकृति में कैसा संबंध होता है। जैसे कि पढ़ा था कि प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत जो होता है, जो प्रत्यास्था सीमा है जहां पर से कि बल लगाते हैं तो पदार्थ अपना क्या करता है, अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाता है। फिर वह तुमको प्रतिबल विकृति वक्र में देखें अनुपात होता है, तुमको इसी में समझा देते हैं ग्राफ ड्रॉ करके। प्रतिबल विकृति वक्र, प्रतिबल विकृति वक्र कर कैसे कैसे होता है देखो। शुरुआत में है प्रतिबल इधर है, मानते हैं एक्स एक्सिस पर विकृति ले लो, विकृति पर यूनिट नहीं होता है विकृति, और इधर की तरफ वाई एक्स पर क्या लेते हैं, वाई एक्स पर प्रतिबल ले लेते हैं। वाई एक्स पर प्रतिबल ले लो और यहां से तुमको जो ग्राफ जाएगा ये तुमको प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। तो मूल बिंदु से ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन में से, तो ये तुमको यहां तक जाएगा, ये तुमको इधर प्रतिबल है, स्ट्रेस इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रतिबल है। तो यह तुमको समानुपाती होता है, प्रतिबल समानुपाती विकृति के होगा। तो ये जो तुमको जो बिंदु आया यहां से लेके वो से स्टार्ट किया और यहां तक जो गया, और इसका जो टेन थीटा निकाल देंगे तो ये तुमको जो इसका थीटा जो कोण होगा प्रतिबल बटे किसी भी जगह पर प्रतिबल बटे विकृति करेंगे, प्रतिबल बटे ये तुमको प्रतिबल हो गया इधर, ये तुमको विकृति, प्रतिबल यहाँ तक जो मान हो गया प्रतिबल हो गया बटे विकृति, तो प्रतिबल बटे ये हो गया प्रतिबल, ये हो गया विकृति। तो इसका अनुपात जो इसको जो थीटा अगर ले लें कोण, तो टेन थीटा दे देगा तुमको प्रत्यास्था। टेन थीटा क्या बता देगा इसका ढाल, टेन थीटा बराबर प्रतिबल बटे विकृति, यही निकल गया। ये बराबर क्या है प्रत्यास्था, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक बता देगा ये, इससे जो इंफॉर्मेशन आया। लेकिन यह जहां तक है यह तुमको जो है उसके बाद ये तुमको जब तक ये सरल रेखा है, सरल रेखा ए बिंदु तक है, उसके बाद इसका क्या होता है एक समय के बाद यह जो है तुमको जो हुक का जो नियम था प्रतिबल समानुपाती ये खत्म हो जाता है। उसके बाद जो तुमको होगा ये जो वक्र है ये तुमको कुछ ऊपर इस ढंग से कर्व टाइप से क्या होगा ये ऊपर जाएगा, और यहां तक जहां तक जाएगा तो ये तुमको प्रत्यास्था सीमा होगा। ये बी बिंदु आया जिसको हम क्या कहते हैं प्रत्यास्था सीमा। यहां तक जब लोड को हटाएंगे वस्तु पर ये क्या होगा तुमको यह पुनः अपने शेप में वापस आएगा बी पॉइंट तक। बी पॉइंट के बाद तुमको अगर यहां पर बी पॉइंट के बाद जो है तुमको जब थोड़ा सा भी क्या बढ़ाएंगे प्रतिबल को बढ़ाएंगे तो इसमें विकृति जो है तुमको बहुत तेजी से बढ़ता है। तो यहां पर ऐसा कर देते हैं, इसको अभी लिखने के बजाय इसको पहले ग्राफ बना लो, इसके बाद लिखते हैं। तो ए पॉइंट हुआ जहां प्रत्यास्था सीमा हुआ, ठीक है, तो इसको कर लें
ए पॉइंट हुआ जहां तक कि क्या हुआ तुम्हारा, ये प्रतिबल विकृति के समानुपाती हो गया। तो ये तुम्हारा ग्राफ यहां तक गया जिसको कहेंगे ए पॉइंट तक गया, ये तुमको प्रतिबल विकृति के समानुपाती हुआ यहां तक, ए पॉइंट हुआ। यहां के बाद क्या होगा, ये ग्राफ तुमको चला गया ऐसे गया जैसे तुमको प्रत्यास्था सीमा तक गया, ये बी बिंदु हो गया तुम्हारा। बी के बाद तुम्हारा क्या होगा, ये जो तुम्हारा होगा ये थोड़ा सा, जबकि प्रतिबल थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे, प्रतिबल थोड़ा सा, विकृति बहुत तेजी से बढ़ता है और ये डी पॉइंट तक जाएगा यहां तक। और डी पॉइंट के बाद अगर प्रतिबल को बढ़ाएंगे तो भी ये घटेगा थोड़ा सा, ये डी पॉइंट हो गया और इसको ई कहें, ये बी तक गया तुम्हारा और बीच में एक बिंदु सी हो गया तुम्हारा। तो ये जो तुम्हारा है, तुम्हारा जो डी बिंदु है, इसको कहते हैं हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट या अल्टीमेट का मतलब हो गया तुमको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट का हो गया इंग्लिश, हिंदी क्या लिखा होता है इसका, डी बिंदु पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। और वहां पर था पराभव बिंदु या त्वरण प्रति, यहां पर था डी और ई तक जाता है और डी के बाद क्या होगा तुम्हारा ई बिंदु हो गया। तो पहले क्या होगा तुमको ओ से ए के बीच में, जैसे यहां पर अब जिक्र कर देते हैं ग्राफ का, ओ से ए तक जो हो गया, ए हो गया तुमको, ए बिंदु को हम लोग कहते हैं समानुपाती बिंदु, समानुपाती यहां तक जाएगा, यहां तक समानुपाती बिंदु, मतलब प्रत्यास्था समानुपाती, प्रतिबल समानुपाती विकृति के रहेगा इसमें, प्रतिबल समानुपाती विकृति, हुक्स का नियम यहां तक लागू होगा, इस ए बिंदु तक हुक का नियम लागू होगा। बी बिंदु है इसमें तुमको प्रत्यास्था सीमा, प्रत्यास्थता सीमा। इसके बाद जो है तुमको बल अगर हटाएंगे तो वस्तु प्रत्यास्थ गुण खो देगा। बी के बाद वस्तु का प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाएगा। बी हो गया तुमको, बी के बाद प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाएगा। बी के बाद वस्तु को अगर बल लगाओगे, बी के बाद प्रत्यास्था समाप्त हो जाएगी, प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है। बी के बाद प्रत्यास्था गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। मतलब ये हुआ, अब जब वस्तु पर बल लगाएंगे, बल हटाएंगे तो वो अपने रूप में बी से ज्यादा अगर हो जाएगा तो अपने पूर्व स्थिति में वापस नहीं आ पाएगा कभी। और इसका मतलब ये तुमको अब इलास्टिक बॉडी नहीं होगी, ये प्लास्टिक हो जाएगा। इसका व्यवहार को अब क्या कहेंगे हम लोग, प्लास्टिक कहते हैं। जो प्लास्टिक का जो सब्सटेंस होता है उसमें इलास्टिक का गुण नहीं होता, प्रत्यास्था का गुण नहीं होता, इसलिए उसको क्या कहेंगे अब, प्लास्टिक हो जाएगा। बी के बाद वस्तु किस तरह का व्यवहार करेगा, ये प्लास्टिक की तरफ। इसमें देख सकते हो थोड़ा सा ही बल लगाया ना तो उसमें प्रतिबल बहुत अधिक बढ़ा, बी से बी तक, और यहां तक जाएगा तो ये तुमको डी पॉइंट हो गया, तुमको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट मतलब अंतिम हो गया तुमको, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। डी को कहते हैं अल्टीमेट तन्य प्रतिबल, यहां तक है। और डी और ई जो पॉइंट है जहां पर ये टूट जाएगा, ये त्वरण प्रतिबल हो गया, त्वरण प्रतिबल, पराभव बिंदु, यहां पर टूट जाएगा, ये भंगुर हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो अगर डी और ई नजदीक हुआ, डी तथा ई नजदीक है तो ये वस्तु कहता है भंगुर कहलाएगा, ये वस्तु भंगुर जल्दी टूटने वाला कहलाएगा। और डी और ई दूर है, डी और ई अगर दूर होगा तो यह तुमको तन्य होगा, इसको कहते हैं तन्य, इससे तुमको तार निकाल सकते हो इसको। तो इसको डी और ई को तन्य कहेंगे, इससे तार बनाया जाता है, इस तरह का तार टूटेगा नहीं। तो यदि तो ये भंगुर हो गया, डी नजदीक हुआ तो, और ये तुम्हारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, इसके बाद वस्तु टूटने लगेगा। ये तुमको ये सब सारे बिंदु का प्रतिबल विकृति वक्र का था, सब बिंदु। इसमें क्या फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ये बिंदु तक है तुमको प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, जो उसमें हुक का नियम लागू हो रहा है। बी बिंदु तक प्रत्यास्था का गुण रहेगा कि बल अगर फिर वक्र जाने लगेगा बी तक, लेकिन प्रतिबल अगर बल हटाते हैं तो पुनः वस्तु अपने क्षेत्र में पुनः वापस आ जाएगा बी तक। लेकिन उससे ज्यादा वस्तु हो गया तो उसका इलास्टिक व्यवहार खत्म हो गया, बी से डी के बीच में प्लास्टिक व्यवहार आ जाएगा। अब कुछ दूर तक जैसे क्या होगा, कम प्रतिबल में विकृति कम बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद विकृति बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बिंदु को बल को बढ़ाना पड़ता है, प्रतिबल बढ़ेगा, तेजी से ऊपर भागेगा। डी और ई का उसके बाद अगर हो गया तुमको तो मतलब फिर क्या होगा, थोड़ा सा कम भी प्रतिबल करेंगे तो वस्तु क्या होने लगेगा, तुम्हारा विकृति में वृद्धि होगा। कम भी लगाने पर वो डी जहां पर पहुंच गया तो वह गुण क्या होगा, डी में, डी बिंदु के बाद अगर कम भी प्रतिबल करते हैं तो भी उसका विकृति क्या होता रहेगा, उसमें होता रहेगा। और बी से डी के बीच में तुम्हारा सी बिंदु है, जहां पर कि तुमको एक बिंदु के बाद तुमको तेजी से बढ़ेगा, पहले प्रतिबल कम भी बढ़ाएंगे विकृति ज्यादा बढ़ेगा, और उसके बाद प्रतिबल ज्यादा बढ़ाएंगे तो भी विकृति कम बढ़ता है। दोनों के प्लास्टिक व्यवहार है। बी से डी तक क्या होगा तुम्हारा, ये प्लास्टिक व्यवहार हो गया।
और जहां तक डी तक गया, डी के बाद क्या होता है कि डी के बाद अगर कम भी प्रतिबल को कर दीजिएगा तो विकृति और बढ़ते जाएगा, उसका विकृति बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो तुमको वस्तु जहां पे, और एक समय आएगा जहां पे वस्तु टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा ई बिंदु पर, और डी और ई जिस बिंदु का जिस वस्तु का नजदीक है, डी बिंदु और ई बिंदु, तो वो वस्तु भंगुर कहलाता है। और जिसमें तुमको दूर तक है उससे आप तार खींच सकते हैं, उसे मतलब पीट करके चदरा बना सकते हैं उस तरह के पदार्थ को, आघात वर्ध ही होगा, तन नहीं होगा उस सब। ये गुण होता है तुमको इसका। तो इसका जो सबका व्यवहार अलग अलग होता है, सभी पदार्थ का जो है प्रतिबल विकृति का वक्र अपना अलग अलग बनेगा, उसका अलग अलग व्यवहार है। लेकिन उसका रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम था वो इसी तरह का सबका होगा। एक तुमको है पॉइसन का अनुपात। पॉइसन का अनुपात बताता है जैसे किसी चीज को हम लोग अगर लंबा कट में खींच लेते हैं, इसका मतलब उसका क्षेत्रफल तो घटता होगा व्यास। जैसे इस तरह का बात हुआ तो दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये जैसे कि अगर मान लीजिए एक तार है, इसको ऐसे खींच रहे हैं, जब लंबाई में वृद्धि हो जाहिर का क्षेत्रफल क्या होगा या व्यास क्या होगा, घट रहा होगा। तो तुमको जो कि एक पार्श्विक अनुपात, पार्श्विक विकृति जो होगा तुम्हारा, पार्श्विक लेटरल मतलब कि इस ये जो तुमको डेल्टा व्यास में जो कमी हुआ अनुपात में, और एक लंबाई में जो वृद्धि अगर की, या लंबाई को अगर कम कीजिएगा तो इसका मोटाई बढ़ेगा, दोनों बात है। तो दोनों एक दूसरे का समानुपाती होता है। तो ये पॉइसन का अनुपात होता है, पॉइसन का अनुपात। पॉइसन अनुपात जो सिग्मा होता है, पॉइसन अनुपात, सिग्मा बराबर पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो पार्श्विक विकृति सिग्मा बराबर क्या हो गया, माइनस, दोनों में अंतर होता है, डेल्टा डी बटे डी। ये हो गया पार्श्विक विकृति बटे डेल्टा एल बटे एल, डेल्टा डी बटे डी। डेल्टा डी मतलब क्या होगा तुमको, व्यास में परिवर्तन। डेल्टा डी क्या होगा तुम्हारा, डेल्टा डी बराबर हो गया व्यास में परिवर्तन, व्यास में परिवर्तन। माइनस चिन्ह इसलिए लगाते हैं कि तुमको दोनों में एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। और डी क्या होगा तुमको, मूल व्यास, मूल व्यास। डेल्टा एल बराबर लंबाई में परिवर्तन, तो पहले से ही हम लोग यूज करते आ रहे हैं, लंबाई में परिवर्तन। और एल बराबर क्या हो गया, मूल लंबाई, मूल लंबाई। और माइनस चिन्ह काहे दिया गया, इसको धनात्मक करेंगे। जैसे डेल्टा डी और डेल्टा एल में उल्टा संबंध होगा, अगर तुमको लंबाई बढ़ेगा तो व्यास घटेगा, और व्यास घटेगा या लंबाई कम होगा तो व्यास बढ़ेगा। तो दोनों में एक माइनस, तो उसका प्लस में। इसका मान जो होता है अधिकांश पदार्थ के लिए, सिग्मा का मान इसमें दिया हुआ है। जो पॉइसन अनुपात होता है, जो सिग्मा का जो ये अनुपात है लगभग 0.28 से लेके सिग्मा का मान 0.30 तक सामान्यतः, इसका सामान्यतः यही मान होता है। और ऐसे कुछ जो एल्यूमिनियम के पदार्थ का, एल्यूमिनियम के लिए एल के लिए सिग्मा बराबर, एल का कुछ के लिए 0.33 भी होता है, सिग्मा बराबर 0.33 भी देखा जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया पॉइसन का अनुपात हो गया। इसका क्या परिभाषा हो गया कि पार्श्विक विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन का नियतांक। अगर परिभाषा को लिखना चाहेंगे, यहाँ पर लिखे नहीं तो परिभाषा को लिख लोगे कि पार्श्विक विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन का अनुपात कहते हैं। ये फॉर्मूला चाहोगे तो लिख सकते हो, परिभाषा ये तुम्हारा सूत्र के रूप में इसको लिख दिया गया। अब है तुमको इसका दिया हुआ है तुमको प्रत्यास्थता ऊर्जा, प्रत्यास्थता में कितना ऊर्जा संचित रहेगा। तो प्रत्यास्था में जैसे क्या होता है, तुमको जब बल लगाते हैं तो बल के विरुद्ध बल, जैसे ऊपर से जैसे एक पदार्थ के अंदर जैसे ही हम उसको खींचते हैं किसी चीज को, तो इसके अंदर एक बल उत्पन्न हो जाता है। इस बल के विरुद्ध हमको खींचना पड़ता है बाहर। इस बल के विरुद्ध जितना कार्य करना पड़ेगा वह इस वस्तु जो तार है या जिस चीज में, उसमें एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा।
तो लिख लेते हैं इसको, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो प्रत्यास्थता में जैसे कि बल का, अगर किसी वस्तु का लंबाई अगर l है, उसके लंबाई में कुछ वृद्धि अगर x करें तो उसमें क्या होगा, उसमें एक बल उत्पन्न होगा वस्तु के अंदर, जो कि क्या निर्भर करेगा, प्रतिबल और विकृति, इन सबों पर निर्भर करता है। प्रतिबल जैसे देखो, किसी वस्तु की लंबाई L, प्रत्यास्थता गुणांक y, प्रत्यास्थता गुणांक y, वस्तु की लंबाई L, प्रत्यास्थता गुणांक y, वस्तु की लंबाई L, प्रत्यास्थता गुणांक y एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, यदि F बल लगाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि x होती है, लंबाई में वृद्धि x होती है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर होता है तुमको F बटे a, प्रतिबल हो गई, अब बटे विकृति, मतलब विकृति लंबाई में वृद्धि x हुआ और लंबाई, मूल लंबाई l हुआ, तो y बराबर ये हो गया। तो f का मान निकाल लेते हैं, वो f का मान क्या हो जाएगा, इसको f बराबर क्या होगा, तुम्हारा कार्य निकालेंगे तभी ना, y गुना a गुना x, y गुना a गुना x बटे f, ये क्या चीज का मान निकल गया, बल निकल गया। और ये x का मान बढ़ाते जाएंगे तो ये बल का मान भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब कि ये तुम्हारा कैसा बल हो गया, ये जो बदलता है, जो कि तुमको हम लोग कह सकते हैं परिवर्तनशील बल हुआ, तो परिवर्तनशील बल हुआ। इसके द्वारा कार्य निकालना, कार्य जितना किया जाएगा इस बल के विरुद्ध उतना ही प्रत्यास्थ ऊर्जा संचित होगा। dx लंबाई वृद्धि में, dx लंबाई वृद्धि में इस बल के विरुद्ध, इस बल F के विरुद्ध किया गया कार्य dw बराबर f dx, dw बराबर f dx। f कितना है तुमको, f का मान आ गया y बटे l, ये इसका मान हो गया इंटू dx, कितना हो गया, कार्य करना पड़ेगा। तो यही जो कार्य, यह कार्य किसमें होगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो कुल कार्य, मतलब अगर लंबाई में वृद्धि करना है हमको डेल्टा है, तो डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि करने के कुल कार्य को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां लिख देते हैं डेल्टा एल वृद्धि, डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि करने के लिए कुल कार्य W बराबर क्या है, इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा एल, 0 से लेके कहां तक, डेल्टा एल, y a x बटे एल इंटू डी एक्स, y a बटे एल इंटू डी एक्स। कार्य इसको इंटीग्रेट करते हैं तो y a बटे एल, तो तुम्हारा क्या होगा, y a बटे एल इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, और x dx का इंटीग्रेशन x पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, 0 से लेके डेल्टा एल तक, 0 से लेके डेल्टा एल तक। तो ये कहीं 2 बाहर हो गया, तो 1 बटे 2 गुना y बटे y a बटे एल गुना डेल्टा एल का स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा एल का स्क्वायर, डेल्टा एल का वाई स्क्वायर हो गया तो डेल्टा एल का स्क्वायर। तो इसको आप फिर यहां पर से निकाल लेते हैं, यहीं पर यहां लिख लेते हैं ऊपर, तो इसको थोड़ा सा तो ऊर्जा निकल गया। यह जो कार्य होगा तो W बराबर क्या है तुम्हारा, तो W बराबर 1/2
W बराबर कितना आ गया, 1/2 गुना y है, 1/2 गुना क्या है y, YA/L, y गुना क्या है तुमको, 1/2 गुना y गुना a भी है, y गुना A/L गुना डेल्टा L का स्क्वायर, यही आ गया तुमको। फिर से इसको लिख दिए। अब इसको जैसे डेल्टा L/L को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको विकृति, एक डेल्टा L/L क्या लिखा जाएगा मेरा, विकृति, एक डेल्टा L बच जाएगा मेरा। तो ठीक है, YA तो बराबर क्या होगा, 1/2 गुना y गुना क्या होगा तुम्हारा, y गुना डेल्टा L/L, ऐसा लिख सकते हैं लोग, y गुना डेल्टा L/L इतना ले लिए, तो बच गया तुमको y गुना डेल्टा L/L क्या हो गया हमारा, तो y हो गया प्रत्यास्था गुना विकृति हो गई, प्रत्यास्था गुना विकृति, ये प्रतिबल बन जाएगा। अब गुना एक डेल्टा L तुमको और है, तो डेल्टा L का स्क्वायर हटे, डेल्टा L बचा हुआ है, और एक L से डिवाइड करो, एक L हम एक्स्ट्रा लिख दिया अपने मन से, तो एक L से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा, और एक तुम्हारा क्या बचा हुआ है, ऊपर में A बचा हुआ है, L गुना A बच गया, तो एक L, तो देखो क्या होगा तुम्हारा, अब इस किस रूप में आ गया, तो 1/2 गुना ये क्या होगा, y यानी प्रत्यास्था गुना विकृति, ये हो गया तुमको प्रतिबल हो गया, 1/2 गुना क्या हो गया, ये प्रतिबल, और डेल्टा L/L हो गया फिर विकृति, और गुना ये तुमको हो गया तार, डेल्टा L गुना A, L हो गया लंबाई गुना A हो गया क्षेत्रफल, ये क्या होगा तुम्हारा आयतन, तार का आयतन जो होगा उसमें, तार का आयतन। तो प्रति इकाई में तुमको, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगा, यह कार्य किसमें, प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, तो प्रत्यास्थ ऊर्जा का यही सूत्र हो गया, यह कार्य तार में प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, तो संचित रहेगा यही कार्य तुमको प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में, तो प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में निकला, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो U बराबर क्या होगा, तुम प्रत्यास्थ ऊर्जा U लिख सकते हैं, U बराबर 1/2 गुना प्रतिबल गुना विकृति गुना आयतन, तो आयतन से भाग, प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, तो हाफ गुना प्रतिबल गुना विकृति, प्रति इकाई आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुना प्रतिबल गुना विकृति, 1/2 गुना प्रतिबल गुना विकृति, आयतन से भाग हो गया, ये तुमको सूत्र हो गया, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का सूत्र हो गया। तो क्या किए, पहले देखो क्या किए, इसमें अगर एक बार पूरा रिपीट करें, तो एक जैसे तार था यहाँ पे लटका हुआ, तो ये जैसे जैसे देखो तार जैसे रहता है ना, जैसे इसमें लोड लटकाएंगे, तो जैसे जैसे इसमें तार का लंबाई बढ़ता है, बल भी बढ़ता जाता है, इसलिए ये तुमको परिवर्तनशील बल था, इसलिए कार्य करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, पहले तो निकालना पड़ा, बल निकाले, जितना x विस्थापन कितना बल निकलेगा x विस्तार में, फिर dx लंबाई के कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य का मान dw निकला, और फिर उसको इंटीग्रेट करके क्या निकाले, जैसा कि तुमको कार्य ऊर्जा में बताया नहीं सब टाइप का परिवर्तनशील बल के द्वारा किया गया कार्य, इस प्रकार से क्या निकल गया, जो कार्य किया गया वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। उसके y गुना डेल्टा L/L, y हो गया यांग गुना विकृति, दैट इज प्रतिबल हो गया, एगो L से डिवाइड कर दिया, एगो L से मल्टीप्लाई करके उसको विकृति बनाया, L गुना A को आयतन दे दिया, तो इस तरह से क्या निकल गया, 1/2 गुना प्रतिबल गुना विकृति गुना आयतन, और इकाई आयतन में है तो आयतन उधर से हटा दो, 1/2 गुना प्रतिबल गुना विकृति, ये हो गया संचित स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग ये एक लास्ट टॉपिक है तुम्हारा इस चैप्टर का, उसको भी समाप्त कर ही लेते हैं कि प्रत्यास्था का कहां-कहां उपयोग हम लोग देखते हैं। तो प्रत्यास्था का जो उपयोग है, प्रत्यास्था का उपयोग होता है, जैसे कोई भी चीज है तुमको, किसी भी चीज की ताकत जो होती है, जैसे हम लोग सब जगह स्टील का प्रयोग करते हैं बहुत जगह पे, जैसे कि छत बनाना हो, बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, तो उसमें छड़ डालते हैं, तो उसका ताकत जो है, छड़ कितना लोड ले पाता है, स्टील का तुमको प्रत्यास्था गुणांक बेहतर होता है, तो उसकी मजबूती ज्यादा मानी जाती है, जिसका गुणांक जितना अधिक होगा वह उतना अधिक
अच्छा मटेरियल क्या किया जाता है, प्रत्यास्था गुणांक जितना अधिक होगा उतना अच्छा मटेरियल माना जाता है। जैसे अभी ही डाटा देखा, तांबा का लिए थे 110 गुना 10 पावर 9 था, और स्टील का था 200 गुना 10 पावर 9 था। तो जाहिर है कि स्टील तांबा से क्या है, ज्यादा बेहतर पदार्थ हुआ। तो इसका जो कि कौन कितना ताकतवर, और इसीलिए सब जगह देखते हुए तुमको जो बनाया जाता है पदार्थ, वो स्टील का ही क्या होता है, स्टील स्ट्रक्चर का ही क्या होता है, तुमको बनता है, क्योंकि वो मजबूत होता है। उसका प्रत्यास्था गुणांक क्या है, ज्यादा है, वह ज्यादा लोड तक क्या होता है, टूटेगा नहीं, वो फिर से डिफॉर्म नहीं होगा, अपना प्रत्यास्थ व्यवहार बनाए रखेगा। मतलब उसको उतना लोड डालने से पटरी वगैरह है ट्रेन चल रही है, जब ट्रेन चलता है तो पटरी क्या था, ट्रेन पर लोड आया तो उससे पटरी दब गया, मतलब उसका जो प्रत्यास्था गुणांक है वो दब गया, फिर जैसी ट्रेन जाएगा फिर अपनी पूरी स्थिति वापस आ गया। अगर मान लेते हैं वो पूरी स्थिति वापस नहीं आ पाएगा तो सोचो क्या होता। तो अगर ये दब गया तो ये दबा ही रह जाएगा, तो इसका मतलब धीरे धीरे तो ये पूरा डिफॉर्म ही होता चला जाएगा, फिर तो वो उसका शेप पटरी का रूपे क्या होता चल जाएगा, धीरे धीरे डिफॉर्म होता जाएगा, और वो किसी काम का नहीं बचेगा, फिर बार बार पटरी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। इसका मतलब अगर प्रत्यास्था का गुण नहीं होगा जिस पदार्थ में जिसका पटरी बना रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पटरी समय के साथ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए प्रत्यास्था का मतलब मजबूती, कोई भी जैसे कि लोड, कोई पुल बना है, पुल पे लोड पड़ता है, बीम डालते हैं ऊपर से नीचे तक, जिसको आई आकार का बीम देखते हुए आई शेप का बीम होता है, उस पर जैसे ट्रेन आया तो उस पर पूरा लोड पड़ा, लोड से दबा, फिर वो अपने शेप में क्या आ जाएगा, वापस आ जाता है। तो आप आजकल तो स्टील ब्रिज के बजाय कंक्रीट का ब्रिज बनाते हैं हम लोग, जो कि सीमेंट वाला आरसीसी का जो है, अब स्टील ब्रिज का तो कम होने लगा, जहाँ पर कम ही जगह पे देखो जो पुराना ब्रिज है भी, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हटाया जा रहा है। तो हर जगह किसका बनता है, अब कंक्रीट का बनता है। तो कंक्रीट का भी अपना एक, तुमको जो हम लोग कंक्रीट जो यूज करते हैं उसकी भी अपनी एक इलास्टिक लिमिट है, जो कि कंक्रीट का मतलब जिसमें कि सीमेंट डालते हो, उसमें गिट्टी है, तुम्हारा गिट्टी डालते हैं, उसमें बालू है, ये सब मिला के जो मिक्सचर मोर्टार उसको कहते हैं। तो उसका भी अपना, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जहाँ पर सिविल जो वर्क होता है, तो सब जगह जो टेस्टिंग करेंगे सिविल इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई करोगे, तो टेस्टिंग में तुमको सब जगह जो है प्रत्यास्था, उसका जो सारा जो साइंस उसका चलता है, मटेरियल ऑफ साइंस करके जो उसका किस सब्जेक्ट होता है, उसमें किस मटेरियल की कितनी ताकत है, किस मिट्टी का जितना अपना एक ताकत होता है, उन सबों का स्टडी में तो सॉइल मैकेनिक्स में करते हैं कि कितना ताकत तक कितना लोड ले पाएगा। ये सारा चीज प्रत्यास्था से जुड़ा हुआ ही आगे के जो पढ़ाई का जो क्षेत्र होता है। तो हम लोग जो कि अभी कुछ उपयोग करें, जैसे कि तुम्हारा क्या है, यहाँ पर जो कितना लोड डाल सकते हैं छड़ को, छड़ कितना लोड ले पाएगा, उसकी कितनी ताकत है, बीम कितना लंबा बनाना चाहिए, कितना चौड़ा बनाना चाहिए, कितना गहराई होगा, इन सबों का निर्धारण जाहिर है कि आगे जो पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग में किया जाएगा वो किससे जुड़ा हुआ होता है, ये सब ये प्रत्यास्था का ही आगे का एप्लीकेशन है साथ। तो जाहिर है कि वो जब इसकी पढ़ाई आगे करोगे तो उसमें होगा शामिल। तो अभी जो तत्काल उपयोग है, उसके कुछ उपयोग हम लोग के किताब में दिए हुए, उसकी चर्चा कर दे रहे हैं। प्रत्यास्था के उपयोग उसमें कह सकते हैं, जैसे पहला है तुमको किसी पदार्थ की क्षमता के लोड लेने की ताकत, के किसी पदार्थ के लोड के मतलब लोड का भार वाहन क्षमता, किसी पदार्थ की भार वाहन क्षमता उसके प्रत्यास्था गुणांक पर निर्भर करती है, उसके प्रत्यास्था गुणांक पर निर्भर करती है, जिसका प्रत्यास्था गुणांक निर्भर करते हैं, जिसका प्रत्यास्था गुणांक जितना अधिक होगा वह उतना अधिक लोड क्या कर पाएगा, वह उतना लोड तक वह उसको मतलब रख सकता है, उतना लोड तक वह ले सकता है। दूसरा होता है तुमको किसी भी चीज का, जैसे कि अब अगर हम लोग कोई लोड उठा रहे हैं, जैसे क्रेन वगैरह का उपयोग, क्रेन से हम लोग लोड उठाते हैं, वह कितना उसका जो देखते हुए, चाहे जेसीबी से हम लोग लोड उठाते हैं, तो उसमें जो देखोगे जो कि तार जो दिया हुआ था उसका कितना डायमीटर होना चाहिए। तो तार जो है वो कितना लोड आप ले रहे हैं उसके मुताबिक जो तार जो हम लोग उसमें लटकाते हैं देखते हुए लोड में, तो तार का कितना डायमीटर होगा कि ये लोड को ले पाएगा। इसका जो हम लोग जो कि निकालते हैं, अभी जो हम लोग निकाल रहे थे, y बराबर F/A गुना डेल्टा x/x, ऐसा कर दे, डेल्टा L/L ऐसा कर दे, डेल्टा L/L लिख रहे थे। तो इसका a का मान हो गया, a का मान कितना हो गया, a बराबर
एफ गुना एल बटे वाई गुना डेल्टा एल। तो जितना एरिया जो है क्या हो गया, तो ये हो गया तुमको एल का मान, क्या ए का मान हो गया तुम्हारा, ये वाई को किधर ले आएगा, नीचे ले आए, वाई गुना एफ गुना एल बटे ए गुना, ये तो चल गया ऊपर चल गया तुम्हारा डेल्टा एल गुना वाई आ गया। तो अब है तुमको कि इसमें जो ए का मान होना चाहिए, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, ये इस लोड को इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तार क्या हो जाएगा, उतना लोड लेने पर टूट जाएगा। इसका मतलब अगर तार का मोटाई को क्या करते जाइए, बढ़ाते जाइए, तभी आपका सेफ लिमिट होगा। तो एरिया कभी भी किससे ज्यादा होना चाहिए, ए शुड बी ग्रेटर देन एफ एल बटे वाई गुना डेल्टा है। इससे क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए आपका, नहीं तो आपका तार क्या हो जाएगा। तो क्रेन वगैरह में इसका क्षेत्रफल जो कि जेसीबी में जो कि तार रहेगा उसका, जैसे एक से अधिक तार का प्रयोग करते हैं, 4 तार का प्रयोग कर रहे हैं आप अगर 4 तरफ से, तो चारों का मोटाई का क्षेत्रफल का क्या होगा, तो चारों पे बढ़ जाएगा, एक पर लोड 1/4 हो गया ना। अगर आप 4 तार ले रहे हैं तो लोड आपका सब प्रत्येक तार पर लोड क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, तो एरिया भी उसी के अनुसार से क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। इसलिए कभी भी देखोगे सब तरफ से तार का संख्या बढ़ा देता है, उसमें कितना तार लटकल रहेगा, जिससे एक तार पर लोड क्या हो गया थोड़ा कम पड़ रहा है। और इस तरह से क्या होता है, उसको लोड ज्यादा लोड क्या करे, क्रेन या तुमको जेसीबी सब क्रेन का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल है, तार का क्षेत्रफल इतना क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। और एक से अधिक जितना लोड है, जितना तार लेंगे उतना अधिक लोड, उतना टाइम, उतना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस तरह से हमको क्या हो जाएगा, कम क्षेत्रफल का वायर लेके उसको हम लोग उठा सकते हैं। तो तुमको ये सब क्षेत्रफल का निर्धारण करना होता है, कितना एरिया लेना है, कितना लोड लेना है, उसके मुताबिक होता है। जैसे क्रेन से तुमको, जैसे कि पटरी वगैरह कोई ट्रेन पलट गया, तो क्रेन से आकर के तुमको क्या करता है, ट्रेन को हटाता है। तो इन सबों में लोड बेरिंग होता है, चाहे हम लोग कहीं काम करते हैं, देखते हो जेसीबी से उठाता है मिट्टी को, या सब में भी उस समय देखते हो तार लगा हुआ रहता है, उसका कितना होना चाहिए। एक तीसरा तुमको दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है तुमको कि जैसे पहाड़ वगैरह की ऊंचाई या किसी चीज की ऊंचाई क्या हो सकती है। तो पहाड़ जो है तुमको प्रेशर, जैसे कि ऊपर जो तुम देखते हो शेप जो तुम्हारा पहाड़ का बना हुआ होता है, इस ढंग से तुम्हारा बना हुआ है, इसकी हाइट अगर h है, इसकी हाइट कितनी है, अगर h है, इसका जो प्रेशर नीचे आता है रो जी एच आता है, प्रेशर बराबर क्या आता है, रो जी एच आ जाएगा। तो इसका जो प्रेशर होता है, तो कंक्रीट में पत्थर का अल्टीमेट में तुम्हारा जो है त्वरण प्रतिबल कर सकते हैं, उससे ज्यादा हाइट नहीं हो सकता, प्रतिबल बराबर क्या जाएगा तुमको, रो गुना जी गुना एच। पत्थर भी रहता है नीचे, अगर पहाड़ है ये तो पत्थर रहेगा, तो ये कितना, ये रो हो गया तुम्हारा पदार्थ की डेंसिटी, रो बराबर हो गया पत्थर का घनत्व, वजन उसी से, पत्थर ऊपर भी है, पत्थर नीचे भी पत्थर है, नीचे का पत्थर का ऊपर का लोड ले पाएगा, पत्थर का घनत्व हो गया, तो गुना जी गुना एच, एच क्या होगा उसका ऊंचाई। तो मैक्सिमम इसका जो घन प्रतिबल होता है, ये तुमको मान होता है 3 × 10⁸ तक होता है। ये कितना हो जाएगा तुमको, 3 × 10⁸ होता है इसका करीब मान, 3 × 10⁸। ये त्वरण प्रतिबल इसका होता है, प्रतिबल पत्थर का 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 3 × 10⁸ इसका त्वरण प्रतिबल है। h कितना होगा ये निकाल सकते हैं हम लोग, h बराबर क्या होगा, 3 × 10⁸ बटे 3000 आता है इसका पत्थर का घनत्व, 3000 गुना 10 मीटर पे 10 लीजिए जी का मान, रो गुना जी, ये रो हो गया और ये होगा जी का मान, जी है, तो h का मान निकल गया हमको। तो ये लगभग तुमको आ जाएगा, ये अबाउट आ जाएगा लगभग 10,000 मीटर तक आ गया, लगभग आ गया 10,000 मीटर, मतलब 10 किलोमीटर। तो कोई भी मतलब कि ये जो पत्थर वगैरह का जो हाइट आएगा पहाड़ का 10 किलोमीटर ज्यादा ऊंचा होगा ना, तो ये जो नीचे वाला पत्थर है उसका लोड ले ही नहीं पाएगा। मतलब ये होगा 10 किलोमीटर से ऊंचा अगर कोई पहाड़ हो जाएगा, तो जो पत्थर नीचे वाला वो इसका लोड क्या नहीं कर पाएगा, ले नहीं पाएगा, बल्कि क्रैक कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा तो ऑटोमेटिक पहाड़ नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम ऊंचाई किसी पहाड़ की इस मतलब डाटा के आधार पर अगर उसके घनत्व को 3000 kg/m³ माना जाए तो 10,000 मीटर तक हो सकती है। और अभी जो कि तुम देखोगे पृथ्वी वगैरह पर जो कि सबसे जो ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई तुमको 8,848 मीटर है, मतलब 8,848 मीटर, मतलब 8 किलोमीटर और 848 मीटर।
तो 9 किलोमीटर से भी थोड़ा कम ही है। ये तो होगा तुम्हारा मैक्सिमम इतना ऊंचाई हो सकता है, लेकिन उसके पहले भी रहता है और हवा का लोड लेना है, तो जो भी इतना से अधिक क्या नहीं हो सकता तुम्हारा नहीं है। चाहे तुमको जी का मान यहाँ पर अपना पृथ्वी का लिए, जैसे मंगल ग्रह पर भी एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, वहां पर तो मंगल ग्रह पे जी का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी वहां पर जो है तुमको क्या करना पड़ेगा, वहां पर जो ऊंचाई होगा उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जहां भी होगा तुमको उसका फिर वहां पर जो पत्थर है, उसके जो रॉक है, उसकी क्या क्षमता है, लोड लेने की क्या क्षमता होगी, उसका वो भी अलग हो सकता है, अपने आधार पर बना होगा। तो इस आधार पर क्या कर सकते हैं, किसी पहाड़ की ऊंचाई कभी भी मतलब पृथ्वी पर जो 10 किलोमीटर ज्यादा कर दीजिए किसी की ऊंचाई नहीं हो पाएगी। अगर जो जिस पत्थर का हम लोग बात करें, जिसकी जो अगर जो प्रत्यास्था सीमा कितना है, लास्ट जो बेरिंग स्टेज था 3 × 10⁸ मीटर है। तो ये तुम्हारा हो गया पहाड़ की ऊंचाई, तीसरा था। चौथा नंबर है तुमको एक और उपयोग है, बीम जो हम लोग बनाते हैं, जैसे घर वगैरह में है हम लोग बीम देते हैं। तो बीम जैसे देखता होगा तो छत पर दिया जाता है, जैसे कि लोड को क्या करते हैं, जहां एक दीवार से दूसरा दीवार के बीच का दूरी ज्यादा है तो उसमें लोड को लेने के लिए बीम दिया जाता है, तो बीम नीचे धंस जाता है। तो बीम जो है तुमको, जैसे एक लोड यहां से यहां तक है, बीम यहां ये छड़ है या मतलब छत है तुम्हारा यहां से यहां तक, ये एल हो गया। तो इसका तुमको गहराई जो बीम का देंगे, ये बीम का ये तुम्हारा हो गया, बीम नीचे की ओर धंस जाता है। तो ये जो धंसता है इसकी लंबाई अगर एल है, इसकी लंबाई अगर एल है, लोड अगर देते हैं डब्ल्यू लोड दे रहे हैं, इसमें डब्ल्यू लोड दे रहे हैं, इसकी चौड़ाई क्या होगा तुम्हारी, डेप्थ अगर बी, चौड़ाई तो दिखेगा नहीं क्योंकि लंबाई दिख रहा है, अगर गहराई दिख रहा है ये डी तो चौड़ाई नहीं दिखेगा। तो डी अगर तुम्हारा क्या है, डी हो गया इसका गहराई, डी हो गया गहराई और बी हो गया बीम की चौड़ाई। तो ये जो तुमको होता है धीरे धीरे ये क्या होता है नीचे चलाता है, जैसे बीम जो है ना ये जैसे इस टाइप से रहना चाहिए स्ट्रेट, तो ऐसा तो रह नहीं पाएगा, तो ये थोड़ा सा नीचे झुक जाता है ऐसे। तो ये जितना झुकेगा उसका मान अगर एस मान लें, जिसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं, इतना झुकेगा नहीं, मतलब अगर ये एस हो गया मतलब नीचे झुकना जितना है, बीम का सैगिंग इसको कहते हैं, इसको एस लिखा गया क्योंकि इसको सैगिंग वर्ड कहा जाता है, सैगिंग। एस बराबर होता है डब्ल्यू, लोड ज्यादा बढ़ाइएगा तो ज्यादा जाएगा, अगर लंबाई ज्यादा होगा तो ज्यादा सैगिंग होगा, बटे 4b × dq। तो dq में गहराई ज्यादा बढ़ाएगी, गहराई है और ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई मतलब कितना ज्यादा ज्यादा लोड आएगा तो b मतलब क्या होता है, लंबाई ज्यादा होगा तो उसके क्यूब में भागता है, और लोड ज्यादा है तो उसके समानुपाती है। तो लंबाई को कम से कम दूरी जो है एक दीवार से दूसरी दीवार का कम से कम कोशिश कीजिए, नहीं तो बीम ज्यादा क्या होगा नीचे धंसेगा। ये तुमको कुछ सूत्र इसको प्रूव नहीं करना है, इसको तुमको फॉर्मूला दिया हुआ जिसको जिक्र कर दिए तुम्हारी किताब का बुक में जितना 4 प्रत्यास्था पर दिया हुआ था, और इसके बारे में सब चर्चा के सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे तो इसका जो पूरा दायरा है जितना है कितना कहाँ पे होगा, इसी का जो मटेरियल ऑफ साइंस है इन सबों का चर्चा, सॉइल मैकेनिक्स है, तो सब में तुमको इन सबों की प्रत्यास्था की जरूरत पड़ेगी। हर चीज के लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसी प्रत्यास्था से ही आगे का जो काम है वो बढ़ेगा। जाहिर है कि आगे आने वाले समय में जिसको पढ़ाई करोगे जिसमें है तुम्हारा अभी 11 के बुक में तुम्हारा इतना ही प्रत्यास्था से जुड़ा हुआ था, और तुम एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन है उसको तुम बना सकते हो, किसी और भी बुक से भी तुम क्वेश्चन बना सकते हो, कहीं भी दिक्कत हो राइशो लैब के माध्यम से संपर्क करके समय ले सकते हो। तो इस तरह इस लेक्चर को समाप्त कर